हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कीमोफिलस लॉरिका। कैसे हैं आप सब लोग? होपफुली आप सब लोग सेफ होंगे अपने घरों में, क्योंकि आजकल कोरोना बहुत फैला हुआ है यार, सब जगह फैला हुआ है। इनफैक्ट सुबह भी मैंने न्यूज़ पढ़ी, अमित जी को और अभिषेक बच्चन को भी कोरोना पॉजिटिव आया है। घर में बाकी सब लोगों का भी टेस्ट चला हुआ है। और अनुपम खेर जी की फैमिली में सुना, तो प्लीज सबके लिए प्रे कीजिए। मैं कहती हूँ कि काश किसी को भी ना हो, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। बट हाँ, हम ये तो जरूर कर सकते हैं कि गवर्नमेंट की जो भी गाइडलाइंस आई हैं उसे फॉलो करें। अगर बाहर जाना पड़ता है, आपकी जॉब प्रोफाइल है या जो भी है, वॉट एवर है ना, तो सैनिटाइजर का यूज करें, मास्क का यूज करें, केयरफुली काम करें। काम करने से मना नहीं कहा गया है, काम करना है लेकिन प्रिकॉशंस के साथ करना है, क्योंकि काम नहीं रुकता है, टाइम जा रहा है ना। हम कुछ टाइम तक तो घरों में रह सकते हैं, बट ज्यादा नहीं। तो प्लीज सबके लिए प्रे कीजिए, जिन्हें भी कोरोना पॉजिटिव अगर जिनका टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है उन सबके लिए प्रे कीजिए, वो जल्दी रिकवर करें। एंड होपफुली भगवान जल्दी सारी सिचुएशन नॉर्मल करे सबके लिए, क्योंकि सब लोगों को बहुत सफ़र कर रहे हैं इस चीज़ से। तो बाकी चैनल रिगार्डिंग मैंने एक अपडेट देनी है कि मैंने एक फेसबुक पेज क्रिएट किया है चैनल का। आप वहाँ जाके मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई क्वेरी है, कुछ भी जो भी। एंड चैनल के यूट्यूब चैनल के पोस्ट में भी मैंने आपको शेयर किया है। बाकी यूट्यूब चैनल का जो अबाउट का सेक्शन है वहाँ जाके आप देख सकते हैं। वहाँ मैंने सारे हैंडल्स और लिंक डाले हुए हैं, आप जाके चेक कीजिए। बाकी आपको यहाँ स्क्रीन में भी कहीं इंस्टाग्राम हैंडल्स उड़ते उड़ते नजर आ रहे होंगे। ये मेरे वाला आया और ये दूसरे वाले का है, ठीक है। सो इन सब हैंडल्स पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं हमारे साथ, हमारी फैमिली और ग्रो करेगी। सो दैट्स इट, लेट्स मूव टू द लेक्चर and keep watching my videos, keep unrolling the mystery of chemistry with myself Lorika। चलिए लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो चीज कवर करने वाले हैं वो है एडवांस टॉपिक्स फ्रॉम द चैप्टर सॉलिड स्टेट। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक है आपका स्ट्रक्चर ऑफ सम सिंपल आयनिक कंपाउंड्स। ठीक है, हमने कई बार न्यूमेरिकल्स में कहा NaCl टाइप स्ट्रक्चर है, CHCl टाइप स्ट्रक्चर है, तो उसकी डिटेल मैंने आपको कहा था हम आगे एडवांस टॉपिक्स में पढ़ेंगे, है ना। तो वही टॉपिक्स हैं ये कि आपके डिफरेंट टाइप्स के आयनिक कंपाउंड्स, जैसे टाइप AB हो गया, AB2, A2B, तो उसके अलग अलग टाइप्स हैं, उनमें क्या कोऑर्डिनेशन नंबर है, कितने नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल हैं, वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है रॉक साल्ट NaCl टाइप स्ट्रक्चर। अब इसमें आपका FCC अरेंजमेंट है, मतलब क्लोराइड आयंस और Na पॉजिटिव कैटायंस आपके हैं। क्लोराइड आयंस आपके कॉर्नर्स में होंगे और फेस सेंटर पे, और सोडियम आपके कैटायंस कहाँ होंगे? एज सेंटर और बॉडी सेंटर। अब हमें इनकी लोकेशन पता लग गई तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल निकाल सकते हैं। सोडियम के लिए क्या हो जाएगा? एज सेंटर पे था तो 12 इंटू 1/4, क्योंकि वो शेयरिंग में जाता है, और बॉडी सेंटर वाला शेयर नहीं होता तो +1, तो यानी 3 + 1 4। इसके आ गए सोडियम आपके कैटायंस आ गए 4। क्लोराइड आयंस के लिए कॉर्नर्स पे था तो 8 इंटू 1/8 प्लस 6 इंटू 1/2। ये हम बेसिक चीजें कर चुके हैं, तो कॉर्नर्स और फेस सेंटर का मिला के यहाँ पे भी 4 आ गया। तो नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल दोनों के लिए ही, सोडियम और क्लोराइड आयन दोनों के लिए, कैटायन आयन के लिए 4 ही है। कोऑर्डिनेशन का नंबर क्या होगा दोनों के लिए? 6, मतलब कि हर एक सोडियम कैटायन को उसके आसपास 6 क्लोराइड आयंस प्रेजेंट होंगे, एंड वाइस वर्सा। क्लोरीन के लिए भी ऐसे ही सेम है। दूसरी चीज आती है कि इसमें सोडियम आयंस प्रेजेंट कहाँ होते हैं? दे ऑक्यूपाई ऑल ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। ये सब चीजें क्यों जरूरी हैं? क्योंकि जब न्यूमेरिकल आता है हमें उसमें कह तो दिया जाता है क्वेश्चन में, इट हैज NaCl टाइप स्ट्रक्चर। अब अगर आपको बेसिक नहीं पता होगा NaCl टाइप स्ट्रक्चर कैसा है, तो आप सॉल्व कैसे करोगे? या फिर कई बार क्या होता है, असर्शन रीजन में आ गया, है ना, या किसी कंसेप्चुअल टाइप में आ गया, या कोई भी हो सकता है, MCQs जो आपके होते हैं उसमें किसी भी फॉर्म में, तो आपको हर स्ट्रक्चर के बारे में, जिसको कहते हैं, जैसे आपको नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स पता चल गया, कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल गया, लोकेशन पता चल गई, ये चीजें पता होनी चाहिए। एग्जांपल है इसका सोडियम फ्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड और लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, इनके हैलाइड्स। ये आपका फर्स्ट कवर हो गया NaCl टाइप स्ट्रक्चर, यानी कि रॉक सॉल्ट टाइप स्ट्रक्चर। अब इनके सबके ना आपको फिगर्स भी नजर आ रही होंगी। NaCl के साथ देख ही लेते हैं फिगर। NaCl का आपने बेसिक सारा पढ़ लिया। NaCl का आप यहाँ स्क्रीन पे देख रहे होंगे स्ट्रक्चर में, आपने जैसे सोडियम और क्लोराइड आयंस के लिए, क्लोराइड आयंस आपके कॉर्नर्स और फेस सेंटर पे प्रेजेंट आपको नजर आ रहे हैं, और सोडियम एज सेंटर और बॉडी सेंटर पे। ये तो सिंपल था, फिर भी मैंने आपके लिए स्ट्रक्चर ये शो कर दिया है। बट कई बार कुछ कंपाउंड्स ऐसे होंगे जो आपको शायद थ्योरेटिकल नहीं समझ में आएगा, तो वहां आपको पिक्चर में ज्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड में भी आपका BCC अरेंजमेंट है, ठीक है, ये आप पढ़ चुके ऑलरेडी। इसके भी आपने न्यूमेरिकल्स किए हुए हैं, जिसमें कि सीजियम सेंटर में, यानी कि बॉडी सेंटर में प्रेजेंट होता है, और क्लोराइड आयन
सारे कॉर्नर्स पे। तो एक तरह से बड़े आपका जो सिंपल वाला सिंपलेस्ट टाइप है कि एक सेंटर में आपको दिखेगा एटम और बाकी सारे 8 कॉर्नर्स पे। ठीक है, ये आप फिगर में देख रहे होंगे। सीजियम क्लोराइड, ये स्ट्रक्चर हमने पहले भी किया हुआ है जब हम डेरिवेशंस कर रहे थे, है ना। बीसीसी स्ट्रक्चर ये वही है, सेम आपका स्ट्रक्चर। आगे बढ़ते हैं। अब इसके भी नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल निकालेंगे हम। सीजियम आपका बॉडी सेंटर में है तो 1 आ गया। क्लोराइड आयन आपका सारे कॉर्नर्स पे है तो 8 × 1/8 ये भी 1 आ गया, यानी कि दोनों के लिए आपकी वैल्यू कितनी आई? 1। कोऑर्डिनेशन नंबर 8। अब आप क्यूब में पिक्चर में आपने देखो, जैसे आपने देखा था सेंटर में जो आपका एटम प्रेजेंट है उसके आसपास, सेंटर में आपका सीजियम है, उसके आसपास 8 क्लोराइड आयंस है ना, 8 कॉर्नर्स पे क्यूब के। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 8। ठीक है, दोनों के केस में। एग्जाम्पल सीजियम क्लोराइड, सीजियम ब्रोमाइड, आयोडाइड, है ना, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट जिंक ब्लेंड। जिंक ब्लेंड यानी ZnS टाइप। उसमें भी आपके 2 अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर हैं। पहला हम पढ़ रहे हैं स्लेराइट। ठीक है, स्लेराइट में आपका क्या होता है? CCP अरेंजमेंट है। ये इस पे रिगार्डिंग क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ZnS की 2 टाइप्स हैं, एक जिंक ब्लेंड है, दूसरी वुडजाइट है। तो उसमें पूछा जाता है, कई बार आपको असर्शन रीजन में पूछ लिया जाता है, कई बार आपको 4 ऑप्शंस दी होती हैं अरेंजमेंट को लेके कि CCP अरेंजमेंट है, कौन सी अरेंजमेंट है, सल्फाइड आयन कहाँ प्रेजेंट है। तो बेसिक सबके क्लियर होना चाहिए। सल्फाइड आयन आपका प्रेजेंट है FCC अरेंजमेंट में, और जिंक इसमें क्या होगा? इट इज सराउंडेड बाय टेट्राहेड्रल, एक तो सराउंड होगा सल्फाइड आयन में। ठीक है, अभी मैं इसकी पिक्चर दिखाऊंगी तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपका। बस आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि एनायन और कैटायंस कहाँ कहाँ प्रेजेंट हैं, कैसी अरेंजमेंट में है। जिंक ब्लेंड वाले स्ट्रक्चर में क्या हो गया? दोबारा कर लेते हैं। सल्फाइड आयन FCC अरेंजमेंट, और जिंक में क्या होगा? इट इज सराउंडेड टेट्राहेड्रली बाय सल्फाइड एनायंस। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स कैसे निकलेगा? सल्फाइड आयंस आपको कह दिया गया जब FCC अरेंजमेंट, मतलब कॉर्नर्स और फेस सेंटर। कॉर्नर्स के लिए सेम 8 × 1/8 और फेस सेंटर के लिए 6 × 1/2। तो यानी यहां पे भी कैलकुलेट करके क्या आ गया? 4 फॉर्मूला यूनिट्स पर यूनिट सेल। और जिंक कैटायन आपके एक्चुअली बॉडी डायगोनल्स पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बॉडी डायगोनल्स पे जो आपके प्रेजेंट होते हैं इसकी भी वैल्यू आपकी 4 है। ठीक है, 4 बॉडी डायगोनल्स हुए तो 4 आपके इसकी वैल्यू आ गई। कोऑर्डिनेशन नंबर यहां दोनों के लिए ही 4 है। ठीक है, ये तो सारे आपके बड़े सिंपल से हैं। एग्जाम्पल आपका कॉपर क्लोराइड, कॉपर ब्रोमाइड। यहां बच्चे कंफ्यूज कर जाती है, कॉपर ब्रोमाइड कॉपर क्लोराइड है, अगर यहाँ सीजियम होगा तब जिंक ब्लेंड नहीं है। ठीक है, कई बार जल्दबाजी में कॉपर और सीजियम में डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। अब एक चीज और है कि स्ट्रक्चर ऑफ ZnS सिमिलर होता है डायमंड के, बस फर्क क्या है? वहां पे हर एक साइड पे कार्बन प्रेजेंट है। डायमंड आपको पता ना है कि एक्चुअली कार्बन ही है, उसके एलोट्रोप है। तो वहां पे हर एक साइड पे, लैटिस पॉइंट जिसे आप कहते हो, वहां पे कार्बन प्रेजेंट है। अभी आप फिगर देख लीजिए, फिगर में आपको क्लियर हो रहा है। सल्फाइड आयंस आपको दिख रहे हैं FCC अरेंजमेंट में अरेंज हैं, और जिंक टेट्राहेड्रली सराउंड हो रहा है सल्फाइड आयन से, है ना। फिगर का एक्चुअली फायदा क्या होता है? इसमें सॉलिड स्टेट में आपके जितने भी फिगर्स हैं, एक तो पहले आपको इमेजिन करना आना चाहिए, तभी आप समझ पाते हो। दूसरा, फिगर्स की हेल्प से, जैसे मैंने आपको पिक्चर में आप शो कर रहे हो, कलर से थोड़ा सा डिफरेंशिएट हो जाता है, बट स्टिल इमेजिन करना आना चाहिए, अदरवाइज स्ट्रक्चर उतना क्लियर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट करते हैं जिंक सल्फाइड का ही दूसरा टाइप वाला स्ट्रक्चर। जैसे एक तो हो गया आपका जिंक ब्लेंड, दूसरा वुडजाइट, है ना। यहाँ पे मैंने आपको जैसे बता दिया ZnS 2 फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, उनमें दोनों में सिमिलैरिटी है, डिफरेंस है, ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, जो थोड़े बहुत डिफरेंस है वो हम डिस्कस कर लेते हैं इजिली। सिमिलैरिटीज क्या है? दोनों में ही क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट है सल्फाइड आयंस की। अब जैसे सिमिलैरिटीज के 3 पॉइंट्स यहाँ लिखे हुए ना, हो सकता है आपको MCQs में 4 पॉइंट्स दिए हो, 3 ये हो, चौथा कुछ और हो, तो पूछ लिया जाए विच वन इज इनकरेक्ट। तो ये आपको इस तरह से बेसिक, इसलिए मैंने कहा कि थॉरो नॉलेज होनी चाहिए। सो दोनों में क्लोज पैक्ड अरेंजमेंट है सल्फाइड आयंस की। ठीक है, जिंक आयंस ऑक्यूपाई करते हैं ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स, यानी कि हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स फिल्ड अप होते हैं। हमने कहा था, डिस्कस किया था ना, जिंक आयंस कहाँ प्रेजेंट है? बॉडी डायगोनल्स। दोनों में यहाँ पे 4:4 का ही स्ट्रक्चर है। ठीक है, चाहे आप वुडजाइट वाला स्ट्रक्चर देखो, चाहे आप जिंक ब्लेंड वाला। ये तो थे सिमिलैरिटीज। अब बात करते हैं डिफरेंस की। जिंक ब्लेंड में 4 फॉर्मूला यूनिट्स हैं। क्यों? क्योंकि CCP या FCC अरेंजमेंट है सल्फाइड आयंस की, लेकिन वुडजाइट में HCP अरेंजमेंट है सल्फाइड आयंस की। यहाँ पे 6 फॉर्मूला यूनिट्स हैं। दोनों में फर्क पता लग गया। एक जगह आपकी सल्फाइड आयंस की FCC अरेंजमेंट है, एक जगह आपकी HCP अरेंजमेंट है, हेक्सागन वाली, यानी कि आपकी क्लोज पैकिंग आ गई। यहाँ पे वहां 4 फॉर्मूला यूनिट्स हैं, यहाँ 6 फॉर्मूला यूनिट्स हैं, अदरवाइज सेम है। ये तो थे आपके आयनिक कंपाउंड्स AB टाइप के। अब आता है AB2 टाइप के। कैटायंस और एनायंस में यानी कि रेशियो क्या होगी? 1:2। इसमें सबसे पहला है कैल्शियम फ्लोराइड स्ट्रक्चर। ये फ्लोराइड है, RITE।
हम इसको बोलते हैं तो कैल्शियम फ्लोराइड है, बट बेसिकली इसका नाम जाना जाता है फ्लोराइड स्ट्रक्चर से। ठीक है, यहाँ पे आपकी अगेन सीसीपी अरेंजमेंट है, जिसमें कि कैल्शियम यानी कि कैटायंस जो हैं वो कॉर्नर्स और फेस सेंटर पे प्रेजेंट है, और फ्लोराइड एनायंस सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में। हर एक कैल्शियम कैटायन जो आपका है इट इज सराउंडेड बाय 8 फ्लोराइड आयंस, और हर एक फ्लोराइड आयन 4 कैल्शियम कैटायन से। तो ये आपको पता लग गया इसके यहाँ से कोऑर्डिनेशन नंबर। एग्जाम्पल क्या हो गया, BaF2 BaCl2, है ना। अभी एग्जाम्पल भी पता होने चाहिए। कई बारी 4 ऑप्शंस दिए होते हैं, विच वन ऑफ देम इज हैविंग फ्लोराइड स्ट्रक्चर या नॉट हैविंग फ्लोराइड स्ट्रक्चर, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसकी भी फिर नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स क्या हो जाएगी, कैल्शियम आयन आपके कॉर्नर्स और फेस सेंटर पे प्रेजेंट है, तो सेम 8 × 1/8 प्लस 6 × 1/2, तो यहाँ आगे वैल्यू 4, और फ्लोराइड आयंस आपकी 8 विद इन द बॉडी। क्यों, क्योंकि टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा, हमने वो भी पढ़ा, कैल्शियम कैटायन के लिए 8 और फ्लोराइड के लिए, फ्लोराइड एनायन के लिए 4, मतलब इसके आसपास 4 कैल्शियम कैटायंस हैं। उसके बाद नेक्स्ट है TiO2, ये भी आपका AB2 टाइप में ही आएगा, रूटाइल स्ट्रक्चर। इसमें क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे अब तक आप सिंपल करते रहे थे ना, क्यूब में ही सबकी अरेंजमेंट हो रही थी, यहाँ पे ये है थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड क्यूब। ठीक है, डिस्टॉर्टेड क्यूब क्यों है, क्योंकि इसमें एक एक्सिस थोड़ी सी छोटी है दूसरी एक्सिस से इन कंपैरिजन, और कितने, बाय 30%। ये आप फिगर में देख सकते हो, फिगर में देखो क्लियर हो रहा होगा आपको। पहले एक बार इसका ब्रीफ ये डिस्कस कर लेते हैं, फिर फिगर उसके बाद जब आप देखोगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि कॉर्नर पे क्या है ना। ये आपको कलर से पता लग रहा होगा, रेड एंड व्हाइट से आप डिफ्रेंशिएट करोगे। इसमें टेट्रागोनल स्ट्रक्चर जो आपका रूटाइल का है, कोऑर्डिनेशन नंबर कैटायन एनायन का 6 और 3 है। 6 से मतलब क्या पता लग रहा है, ऑक्टाहेड्रल, और 3 से मतलब कि ट्राइंगल होगा, यानी कि इक्विलेटरल ट्राइंगल। टाइटेनियम आयंस आपके डिस्टॉर्टेड BCC अरेंजमेंट में अरेंज हैं। ठीक है, यानी कि ये आयंस आपके कॉर्नर्स पे प्रेजेंट हैं एट, और दूसरे कहां पे, एट द सेंटर ऑफ डिस्टॉर्टेड क्यूब। अब टाइटेनियम आयन के आसपास 6 ऑक्सीजन एटम्स प्रेजेंट हैं ऑक्टाहेड्रली। आप जैसे फिगर में देखो दिख रहा है ना, ऑक्टाहेड्रली 6 ऑक्सीजन एटम्स उसके आसपास हैं, क्योंकि आपके जो कॉर्नर्स पे दिख रहे हैं ये आपके सारे टाइटेनियम आयंस हैं। ऑन द अदर हैंड ईच ऑक्सीजन एटम इज सराउंडेड बाय 3 टाइटेनियम एटम्स। जो आप ऑक्सीजन एटम देख रहे हो फिगर में, इसमें देखो कितने आगे कितने टाइटेनियम एटम से जुड़ा हुआ है, तो आप देखोगे 3 टाइटेनियम एटम्स आ रहे हैं खाली, तो यानी इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 3 आ रहा है। क्लियर हो गया। और ये 3 अगर हम बात कर रहे हैं तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसा बना रहा है ये। एग्जाम्पल क्या है, डाइऑक्साइड्स ऑफ टिन, लेड, मैग्नीज। ये थोड़ा सा डिफरेंट था रूटाइल स्ट्रक्चर TiO2 का, इसके लिए भी पूछ लिया जाता है जैसे सपोज क्वेश्चन में। सेम वैसे ये आपके सारा थ्योरेटिकल जैसा पार्ट है ना। न्यूमेरिकल तो खाली सीजियम क्लोराइड का आपने देखा आता है काफी, और NaCl टाइप स्ट्रक्चर का आता है, कुछ कभी कभार ऐसा आता है, जिंक सल्फाइड का भी आता है, बट मैक्सिमम सारा थ्योरेटिकल पार्ट है। नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड्स ऑफ टाइप A2B। पहला क्या था, AB2, ये क्या है, A2B। ये कुछ नहीं है, जस्ट उसी के जैसा सिमिलर है, फ्लोराइड स्ट्रक्चर जैसा सिमिलर है, बट एक तरह से आप देखो तो पोजीशंस कैटायन और एनायंस की रिवर्स हो गई हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर। एनायंस यहाँ पे CCP अरेंजमेंट में है, वहां देखो टाइटेनियम था ना आपका, कैटायंस से वहां पे मतलब कि यहाँ एनायंस आ गए। कैटायंस यहाँ सारे टेट्राहेड्रल वॉइड्स में है। क्लियर हो गया। उसमें क्या था, फ्लोराइड स्ट्रक्चर में CaF2 वाला स्ट्रक्चर याद करो, कैल्शियम आपके 4 कैल्शियम प्रेजेंट थे, फ्लोराइड आयंस आपके थे, है ना। तो वहां पे इसका अपोजिट था स्ट्रक्चर, कि आपका कैटायन CCP अरेंजमेंट में था और एनायन वॉइड्स में, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट था। तो यहाँ पे ईच कैटायन इज सराउंडेड बाय 4 एनायंस एंड ईच एनायन इज सराउंडेड बाय 8 कैटायंस। ये भी चीज ऑब्वियसली रिवर्स हो जाएगी, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी रिवर्स हो जाएगा। सोडियम के लिए 4, O के लिए 8। यहाँ पे एग्जाम्पल आप कह सकते हो Na2O। ठीक है, इसलिए यहाँ पे ये मैंने दिया हुआ है। अब एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, इनके सबके हैलाइड्स के CaCl टाइप का लैटिस क्यों नहीं है। ये कंसेप्चुअल टाइप क्वेश्चन है, तो उसका रीजन क्या है, रेडियस रेशियो वैल्यूज। क्यों, क्योंकि स्मॉल कैटायंस ज्यादा हैलाइड आयंस अपने आसपास एकोमोडेट नहीं कर सकते। सीजियम आपको पता है बड़ा साइज है, इसलिए एकोमोडेट कर सकता है, बाकी ये छोटे हैं, ये एकोमोडेट नहीं कर सकते। उसके बाद आपकी बात आती है कन्वर्जन ऑफ NaCl इनटू CaCl। इन दोनों को आप एक दूसरे में आपस में कन्वर्ट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ चेंज इन टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या करोगे आप, NaCl स्ट्रक्चर को उसके ऊपर अगर आप हाई प्रेशर अप्लाई करते हो तो वो कन्वर्ट हो जा रहा है CaCl स्ट्रक्चर में। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6:6 था, यहाँ 8:8। और इसका उल्टा क्या है कि अगर आपको रिवर्स करना हो, CaCl को NaCl में करना हो, तो आप हीट कर देते हो 760 केल्विन पे, तो CaCl स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाता है आपका NaCl स्ट्रक्चर में।
अब इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर इंक्रीज हो रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन वाली रिएक्शन। और रिवर्स में क्या है कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर प्रेशर इंक्रीज करने से कोऑर्डिनेशन नंबर बढ़ता है, लेकिन टेम्परेचर इंक्रीज करने से कोऑर्डिनेशन नंबर रिड्यूस हो रहा है। ये पूछा जाता है कन्वर्जन वाली चीज, ये पता होनी चाहिए आपको। अब ये सारे आपके आयनिक कंपाउंड्स के जो स्ट्रक्चर थे वो हमने कर लिए। नेक्स्ट है आपकी डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। आपको पता है इंसुलेटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं, क्यों? क्योंकि उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट भी होते हैं वो टाइटली हेल्ड होते हैं न्यूक्लियस से। डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस का क्या मतलब है या क्या काम है? ये वो सब्सटेंस है जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका, अगर सपोज आप नॉर्मली इलेक्ट्रिक फील्ड है उससे कोई फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज वैसे नहीं होगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स क्यों नहीं होगा? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स आपके टाइटली हेल्ड होते हैं बाय इंडिविजुअल एटम्स। लेकिन क्या होगा, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हो तो वो चार्जेस अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाते हैं, यानी क्या हो रहा है, पोलराइजेशन हो जा रही है। पोलराइजेशन होगी तो क्या होगा, डाइपोल क्रिएट होगा। डाइपोल क्रिएट होगा तो यानी आपके नॉर्मल पोलर क्रिस्टल क्रिएट होंगे और वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। अगर सेपरेशन ऑफ चार्जेस नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस नहीं होती, तो नेचुरली इलेक्ट्रिसिटी के कोई चांसेस नहीं थे। अब इसमें कुछ टाइप्स हैं पोलर क्रिस्टल की, कुछ प्रॉपर्टीज ये शो करते हैं। उसमें सबसे पहले है पीजो इलेक्ट्रिसिटी, ये नाम पता होने चाहिए। पीजो इलेक्ट्रिसिटी में क्या है कि जब आप मैकेनिकल स्ट्रेस देते हो इन पोलर क्रिस्टल्स पे, अप्लाई करते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। क्यों होती है? क्योंकि आप मैकेनिकल स्ट्रेस दे रहे हो, एक तरह से प्रेशर अप्लाई कर रहे हो, तो आयंस आपके डिस्प्लेस हो जाते हैं। इस तरह की जो भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है उसे हम कहते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी, और क्रिस्टल्स को क्या कहेंगे, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। इनके सबके एग्जाम्पल बहुत जरूरी हैं। PbZrO3 लेड जिरकोनेट, NH4H2PO4 एमोनियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, या फिर क्वार्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट है आपकी पायरो इलेक्ट्रिसिटी। पायरो वर्ड से समझ में आ रहा होगा, हीट, पायर PYR, इसको हम हीट के लिए ये वर्ड यूज करते हैं। तो अगर जो आपने पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स पढ़े, इनको आप थोड़ा सा अगर हीट कर देते हो, ठीक है, तो आपका थोड़ा सा इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो जाता है। इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी को आप क्या कहोगे, पायरो इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? दो टाइप्स हो गई इसकी। थर्ड करते हैं फेरो इलेक्ट्रिसिटी। ये आप देख सकते हो, फेरोमैग्नेटिज्म हमने पढ़ा था ना, उसी के एनालॉजी में आपका ये सिमिलर नेम है, तो आप वहां से कोरिलेट कर सकते हो। कुछ आपके जो पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स होते हैं वहां पे क्या होता है, डाइपोल्स परमानेंटली पोलराइज हो जाते हैं। वहां पे भी यही था ना, परमानेंट मैग्नेटिज्म आ जाता है। यहाँ पे भी सेम वही चीज है, डाइपोल्स आर परमानेंटली पोलराइज्ड इवन इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हो, डायरेक्शन ऑफ पोलराइजेशन चेंज हो जाती है, और इस टाइप की इलेक्ट्रिसिटी को आप क्या कहोगे, फेरो इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल, बेरियम टाइटेनेट BaTiO3, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट, ये रोशेल साल्ट जो आप पढ़ते हो, ठीक है, उसका एक रोशेल साल्ट तो कॉमन नेम है, ये नाम आपको बाकी पता होना चाहिए, सोडियम पोटेशियम टार्टरेट। नेक्स्ट है एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी, ये भी वहां से सिमिलर है। इन क्रिस्टल्स में क्या होता है, डाइपोल्स अलाइन तो होते हैं, लेकिन इस तरह से होते हैं ऑल्टरनेटिव में कि आपके अप एंड डाउन पॉइंट करने के कारण क्रिस्टल में ओवरऑल कोई नेट डाइपोल मूवमेंट क्रिएट नहीं होता है। जैसे वहां पे एंटी फेरोमैग्नेटिज्म था ना, ऐसे ही यहाँ पे एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी है कि जो भी अलाइनमेंट हुई डाइपोल्स की वो इस तरह से हुई कि वो सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दें, और नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट कुछ नहीं आएगा। क्लियर? तो इस तरह के क्रिस्टल्स को हम क्या कहेंगे, एंटी फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल्स। और एग्जाम्पल, ये भी लेड जर्कोनेट है। एक आपका पहले वाले में था ना पीजो में, एक यहाँ पे आ गया। ये 4 टाइप्स हैं इसकी डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स के अंडर ही आती हैं। नेक्स्ट है आपका ट्रांजिशन टेम्परेचर, एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे सब्सटेंस सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगता है, ट्रांजिशन आ जाती है उसमें, चेंज हो जाता है, वो टेम्परेचर क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन टेम्परेचर। अब उसके बाद एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ आयरन। ये 2-3 टाइप के आपके ऑक्साइड्स हैं, उनके स्ट्रक्चर्स के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल बहुत पूछा जाता है ना। देखते हैं कैसे। आयरन की 3 इंपॉर्टेंट ऑक्साइड्स हैं, FeO, Fe2O3, Fe3O4। अब ये सारी नॉन स्टोइक्योमेट्रिक हैं। देखने से तो लग रहा है ना 1:1, बट एक्चुअल में नहीं है। इनमें से कोई भी आपकी स्टोइक्योमेट्रिक कंपोजिशन नहीं है, सारी नॉन स्टोइक्योमेट्रिक हैं। दे ऑल हैव नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपोजिशन, और ये इजिली ऑक्सीडाइज हो जाती हैं या रिड्यूस हो जाती हैं एक दूसरे में। अब इनको डिटेल में एक एक को पढ़ते हैं कि है क्या, FeO में कहाँ आपके एनायंस कहाँ प्रेजेंट हैं, कटायन कहाँ प्रेजेंट है, ये बहुत ध्यान से करना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। सबसे पहले है स्ट्रक्चर ऑफ FeO। फॉर्मूला आपका FeO का, FeO ऐसे तो लग रहा है कि 1:1 है, बट एक्चुअल में फॉर्मूला उसका क्या होगा, Fe और O का 0.95 और 1:1। इसको हम कहते हैं वुस्टाइट, इसका नाम है ये जस्ट।
नॉर्मली अगर आपके सपोज करो एनायंस, ऑक्साइड एनायंस सीसीपी अरेंजमेंट में होते और जो आयरन के +2 वाले स्टेट के कैटायंस होते हैं, आप देख रहे हो ना +2 स्टेट में है, -2 ये +2, आगे आप जो पढ़ोगे वो मिक्स्ड भी होंगे, मतलब +2 +3 दोनों स्टेट प्रेजेंट होंगे, यहाँ पे खाली +2 है। तो आयरन +2 कैटायंस ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में होते हैं, एनायंस सीसीपी अरेंजमेंट में और कैटायंस आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। तो ये नॉर्मली आपका क्या होता है, परफेक्ट NaCl टाइप स्ट्रक्चर, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। एक्चुअल में क्या है, कुछ जो आपके आयरन के कैटायंस हैं Fe+2 वाले, वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में से ये रिप्लेस कर दिए गए हैं बाय Fe+3। उससे क्या होगा, अब आपको पता है कि अगर हम रिप्लेसमेंट जब भी करते हैं इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करनी होती है ना। तो 3 आपके आयरन +2 वाले जो कैटायन अगर रिप्लेस होंगे 3 × 2 क्या होगा, +6 है ना, ऐसे ही दूसरी साइड भी +6 होना चाहिए। तो कितने से रिप्लेस होंगे, 2 आयरन +3 वाले कैटायन से। लेकिन इस केस में अब आप देख सकते हो, अगर हम आपको ये रिप्लेस कर रहे हैं तो एक आयरन वाले की एक पॉइंट यानी आपको उसका खाली रह जाएगा। तो यानी कैसा हो गया, आयरन डेफिशिएंट क्रिस्टल। क्लियर हो गया FeO। उसके बाद नेक्स्ट आता है Fe2O3। इसमें क्या है, जितने भी आपके Fe+2 वाले आयंस थे सब रिप्लेस कर दिए जाते हैं बाय Fe+3। तो इसमें रेशियो क्या हो जाएगी Fe और O के बीच में 2:3, इसीलिए फॉर्मूला आ गया Fe2O3। तीसरा आपका आता है Fe3O4 मैग्नेटाइट। यहाँ पे क्या है, देखने में तो Fe3 आपको लग रहा है एक ही है ना, बट एक्चुअल में इसका ये 2 से बना हुआ है, FeO Fe2O3। उससे क्या होता है कि आपके कुछ आयरन आपका +2 स्टेट में प्रेजेंट है और कुछ +3 में। तो दिस ऑक्साइड इज ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग, एक्चुअली जो आपका FeO वाला जो स्ट्रक्चर था उसमें 2/3 आयरन +2 वाले जो कैटायंस थे उनको हमने रिप्लेस किया है खाली आयरन +3 वाले में। दोबारा रिपीट करती हूं मैं, FeO वाला जो आपका स्ट्रक्चर था उसमें खाली 2/3 आयरन के +2 स्टेट वाले जो कैटायंस थे उनको रिप्लेस किया है, बाकी को एज सच रहने दिया है। तो रिमेनिंग आपके कुछ +2 वाले कैटायंस रह जाएंगे, है ना, और एज वेल एज 50% ऑफ आयरन +3 आयंस, ये मिला के क्या करेंगे, दे ऑक्यूपाई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, वेयर एज 50% ऑफ Fe3+3 आयंस ऑक्यूपाई टेट्राहेड्रल वॉइड्स। दोबारा करते हैं, जो FeO आपका स्ट्रक्चर था उसमें बेसिकली आयरन आपके +2 वाले थे, उनमें से कुछ +2 वाले स्टेट के आयरन्स को हमने लिया, 2/3 हमने वैल्यू फिक्स कर दिया, 2/3 +2 स्टेट वाले जो आपके आयरन के कैटायंस थे उनको हमने रिप्लेस कर दिया आयरन +3 में, यानी कि फेरस को रिप्लेस कर दिया हमने फेरिक से। अब क्या हो गया, कुछ आपके फेरस आयंस रह गए, है ना, कुछ तो आपने रिप्लेस कर दिए थे। तो फेरस आयंस आपके और कुछ फेरिक आयंस आपके 2 जगह डिवाइड हो गए ना। तो 50% तो आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट है और 50% टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, और +2 वाले आपके ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। तो कुल मिला के यानी टेट्राहेड्रल वॉइड्स में खाली फेरिक आयंस प्रेजेंट हैं और ऑक्टाहेड्रल में फेरस और फेरिक दोनों। ये बहुत कंफ्यूज होता है एग्जाम जब हम करते हैं ना, एग्जाम में क्वेश्चन, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा ऑक्टाहेड्रल वॉइड में था, कौन सा टेट्राहेड्रल में। तो इसको बार बार रिवाइज करना, सो दैट माइंड में ये चीज क्लियर रहे कि कौन सा कैटायन कहाँ प्रेजेंट था। ओके, और कितने % आपके 2/3 है वैल्यू, हाफ है, क्या है, वो क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आपका आता है फेराइट्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है फेराइट्स। इसके बाद स्पाइनल्स आएंगे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इन द स्ट्रक्चर ऑफ Fe3O4 जो भी आपने किया मैग्नेटाइट, अगर यहाँ पे हम Fe+2 आयंस को रिप्लेस कर दें कोई दूसरे डाइवेलेंट कैटायन से, है ना, मैग्नीशियम, जिंक, इससे, तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम क्या कह देंगे, फेराइट्स। तो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, A Fe2O4। एक को हमने हटा के कर दिया ना, Fe3O4 था जैसे आपका, तो उसकी जगह हमने क्या कर दिया, A लिख दिया। A आपका क्या हो गया, कोई भी डाइवेलेंट कैटायन। इस तरह के कंपाउंड्स को हम बेसिकली क्या कहेंगे, एक पर्टिकुलर कैटेगरी दी गई है इनको जिसका नाम है स्पाइनल स्ट्रक्चर। स्पाइनल में है क्या, फॉर्मूला तो आपने देख लिया, AB2O4। इसमें A क्या है, डाइवेलेंट कैटायन, और B क्या है, ट्राइवेलेंट कैटायन, +3 वाला। और इसके केस में दोनों की पोजीशन क्या क्या है, A वाला यानी कि जो डाइवेलेंट कैटायन है वो हमेशा टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होगा और B ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में। ये स्पाइनल के स्ट्रक्चर का बेसिक चीज है कि क्लियर होना चाहिए आपको। उसमें 2 टाइप के कैटायंस प्रेजेंट हैं, डाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट। डाइवेलेंट वाला आपका कैटायन टेट्राहेड्रल वॉइड्स में होता है और ट्राइवेलेंट वाला आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में होता है। ठीक है, ये नॉर्मल स्पाइनल स्ट्रक्चर है। फेराइट्स जिनके की इस तरह के स्पाइनल स्ट्रक्चर होते हैं, इनको हम टेलीफोन में या जो आपके कंप्यूटर्स की मेमोरी लूप्स होते हैं वहां यूज होते हैं। तो फेराइट्स एक तरह की उसकी टाइप हुई। तो बेसिकली स्पाइनल्स एक्चुअली हैं क्या, इट इज द मिनरल MgAl2O4, है ना, इन्हीं के बेसिस पे स्पाइनल स्ट्रक्चर कह दिया गया। मेनली स्पाइनल्स आपके ये हैं MgAl2O4, इनके सिमिलर ही आपके जो भी होंगे उनको स्पाइनल स्ट्रक्चर नाम दे दिया जाता है, जिनमें अरेंजमेंट ऐसी होगी कैटायन एनायंस की, डाइवेलेंट ट्राइवेलेंट की, है ना, वो चीजें। तो आपके एनायंस हमेशा CCP अरेंजमेंट में होंगे, डाइवेलेंट कैटायंस मैंने क्या कहा था, टेट्राहेड्रल वॉइड्स में, और ट्राइवेलेंट
ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में, मतलब सेटअप या वो जो अरेंजमेंट है वो सेम रहा है ना। तो इसीलिए फेराइड्स क्या हो गया, एक तरह की टाइप हो गई स्पाइनल स्ट्रक्चर की। अब इनवर्स स्पाइनल में क्या होगा, एनायंस तो आपके वही हैं सीसीपी अरेंजमेंट में, लेकिन ये जो कैटायंस आपके डाइवेलेंट और ट्राइवेलेंट थे इनमें चेंज हो गया, ये रिवर्स हो जाते हैं। दो चीज याद रखनी है, एक तो रिवर्स, यानी यहाँ पे आप देखो ना डाइवेलेंट आपका टेट्राहेड्रल था और ट्राइवेलेंट ऑक्टाहेड्रल, इसको रिवर्स करो, डाइवेलेंट के साथ ऑक्टाहेड्रल आ गया और ट्राइवेलेंट के साथ दो चीज आ जाएंगी, हाफ ऑफ टेट्राहेड्रल वर्ड्स एंड हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स। इस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, इनवर्स स्पाइनल। जैसे आपका एग्जांपल जो आपने भी किया ना Fe3O4 मैग्नेटाइट, वो इसी का एग्जांपल है। स्पाइनल तो है बट इनवर्स स्पाइनल है। इसमें भी कई तरह के स्पाइनल होते हैं, इनवर्स स्पाइनल, मिक्स स्पाइनल। तो FeO.Fe2O3 जो मैं कह रही थी ना, आपके दोनों को मिला के बना है Fe3O4। अब नेक्स्ट आता है फ्रैक्शन ऑफ वर्ड्स ऑक्यूपाइड इन स्पाइनल एंड इनवर्स स्पाइनल स्ट्रक्चर। इसका रोल आता है न्यूमेरिकल्स में, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको ध्यान से कीजिएगा। स्पाइनल में आप देख सकते हो ऑक्साइड आयंस हमने 4 है, फॉर्मूला से देखो 4 है ना। ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स कितने होंगे, जितने एनायंस या स्फीयर्स होते थे उतने ही आपके ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स होते थे। और टेट्राहेड्रल कितने होते थे, डबल, यानी कि 8। अब आप यहां से देखो ये डाइवेलेंट कैटायन है ना, हमें पता है हमारे स्पाइनल्स में डाइवेलेंट कैटायन कहां होता है, टेट्राहेड्रल वर्ड्स में। तो हमने क्या किया, नंबर ऑफ मैग्नीशियम आयंस जो कि टेट्राहेड्रल वर्ड्स में प्रेजेंट है वो कितने हैं, 1, या फॉर्मूले से 1 दिख रहा है ना। ऐसे ही Al3 आयंस कितने हैं ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में, क्योंकि ये ट्राइवेलेंट कैटायन था तो कहां प्रेजेंट होगा, ऑक्टाहेड्रल वर्ड में। और फॉर्मूले से देखो तो कितनी वैल्यू है, 2। तो टोटल आपके ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स थे 4, लेकिन ऑक्यूपाई कितने हुए, 2, यानी कि हाफ ऑक्यूपाई हो रहे हैं। तो फ्रैक्शन कितनी हो गई, हाफ हुई ना। ऐसे ही टेट्राहेड्रल में 1/8। ये आपके न्यूमेरिकल्स में भी हेल्प होगी, डायरेक्ट क्वेश्चन भी कहीं आ सकता है। स्पाइनल्स, फेराइड्स, ये जितना, इसका जो सॉलिड स्टेट अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं। IIT जैम में, गेट में, सब में क्वेश्चंस काफी आते हैं, न्यूमेरिकल फॉर्म में भी आते हैं, इस तरह के आएंगे, आपके स्पाइनल्स में आ जाएंगे, ठीक है। तो पूरा ये चैप्टर बहुत थॉरोली पढ़ना चाहिए, छोटी सी छोटी चीज भी मिस ना हो जाए आपकी। तो इसका मतलब 1/8 टेट्राहेड्रल वर्ड्स और हाफ ऑफ ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स ऑक्यूपाई हो गए स्पाइनल्स में। इनवर्स स्पाइनल में क्या करेंगे हम, Fe3O4 में फिर से वही किया, ऑक्साइड आयंस 4 हो गए, ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स आपके 4 ही आएंगे, टेट्राहेड्रल 8 आएंगे, यहां तक तो सेम है। उसके बाद क्या था इनवर्स स्पाइनल में, जो आपके कैटायंस थे वो ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में आ गए, इंटरचेंज हो गया ना। नंबर ऑफ फेरस आयंस इन ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स 1, क्योंकि फॉर्मूले में हम देख सकते हैं ना Fe2O4, ठीक है। यहां से हमने क्या किया, 1। और Fe3 यानी कि फेरिक आयंस ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स में कितने होंगे, ये भी 1 है, क्योंकि यहाँ पे जो ये आपका सेकंड वाला है Fe2, ये 2 एटम्स दिख रहे हैं ना आपको, Fe2 लिखा हुआ है, दोनों ही आपके ट्राइवेलेंट हैं। तो आधा आपके ऑक्टाहेड्रल वर्ड में प्रेजेंट थे और आधे टेट्राहेड्रल वर्ड्स, ठीक है। यहाँ 2 थे तो हमने हाफ ऑफ क्या किया, 1/1। अब यहाँ पे भी फ्रैक्शन आ जाएगी, हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वर्ड्स एंड 1/8 ऑफ द टेट्राहेड्रल वर्ड्स आर ऑक्यूपाइड। क्यों, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल हमारे पास टोटल 4 थे, कितने ऑक्यूपाई हुए हैं, 2, यहाँ दोनों को प्लस कर देना है। और टेट्राहेड्रल के केस में सेम वैसे ही क्या आ जाएगा, 1/8। अब इसके कंपटीशन फोकस वाले टॉपिक में 2 ही टॉपिक्स रह गए हैं सिमेट्री को लेके, जो आपकी सिमेट्री क्या होती है, उसके बाद मिलर इंडिसेस आएगा और ब्रैग्स इक्वेशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, और उसके न्यूमेरिकल्स भी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अब यहाँ पे हम करते हैं इस वाले टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, उसमें असर्शन रीजन भी है, कंसेप्चुअल भी है, न्यूमेरिकल भी है। सबसे पहले आपका क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, कंपोजिशन ऑफ अ सैंपल ऑफ यूस्टाइट इज Fe0.93 और O1. What percentage of the Fe is present in the form of Fe+3? ये आपके बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ 2011 में। जो मैंने यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस लिए हैं वो सब आपके कहीं ना कहीं आए हुए हैं, ठीक है। तो किसी ना किसी एग्जाम में पहले तो आपको उससे भी पता लग जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। Rn+3 जो आपका +3 स्टेट में होगा उसकी परसेंटेज निकालनी है हमें इस फॉर्मूले में, क्लियर है। एक तरह से यही पूछा गया है। अब Fe0.93 और ये O1 की वैल्यू, इसका मतलब क्या है एक्चुअली, इसका मतलब क्या है, कंपोजिशन को देखो अगर आप, तो इसका मतलब कि आपके Fe+2 आयंस को, अगर हमने क्या पढ़ा था FeO में, कि आपके कुछ आयंस हम रिप्लेस करते हैं ना Fe+3 आयंस से, तभी तो आपको यहाँ पूछा जा रहा है Fe+3 आयंस। तो हमने क्या करना है, जो यहाँ पे वैल्यू दी हुई है इसका यूज करना है, और कुछ आयंस जो आपके रिप्लेस हुए हैं वहां से हमें फ्रैक्शन निकालनी है। Fe+2 आयंस के कुछ हमने लिए, उनको रिप्लेस किया हमें Fe+3 से, ठीक है। लेकिन हमने पता तो है नहीं कितना किया, तो हम क्या कर लेंगे, पहले लेट कर लेंगे। फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमें क्या पता लग रहा है कि 93 आयरन एटम्स कंबाइन करते हैं 100 ऑक्सीजन एटम्स से, है ना, यहां से पता लग रहा है ना। तो सबसे पहले ये लिखते हैं, फ्रॉम फॉर्मूला 93 आयरन एटम्स कंबाइन विद 100 ऑक्सीजन एटम्स, ये फॉर्मूला से हमें पता लग गया। अब उसके बाद हमने कहा है कि हमने थोड़े से रिप्लेस किए हैं, तो आउट ऑफ 93 आयरन एटम्स
जो हमने लेट कर लेना होगा Fe+2 स्टेट में या +3 स्टेट में, यही करेंगे ना, तभी निकलेगा हमें। तो क्या करेंगे, आउट ऑफ 93 आयरन एटम्स लेट आयरन +3 को हमने ले लिया X, ठीक है, और +2 कितना हो जाएगा फिर 93 माइनस X। अब हमें पता है ओवरऑल कंपाउंड क्या है, न्यूट्रल, तो यानी टोटल चार्ज जो दो सारे कैटायंस को मिला के और एनायंस को मिला के क्या होगा, इक्वल। तो क्या लिखेंगे उसके लिए, एज द कंपाउंड इज न्यूट्रल सो टोटल पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज विल बी इक्वल टू ईच अदर। दोबारा देख लेते हैं हमने क्या किया, हमें फॉर्मूला दिया हुआ था FeO वाला, जिसमें कि 0.93 दिया हुआ था आयरन और ऑक्सीजन 1 दिया हुआ था। इसका मतलब क्या है कि 93 एटम्स आयरन के कंबाइन करते हैं 100 एटम्स ऑक्सीजन के साथ, ये हमने लेट कर लिया है। एक्चुअली जैसे इसको हमने ओवरऑल 0.931 था एटम, अगर आपको ओवरऑल देखना होगा तो उससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि 100 ऑक्सीजन एटम्स आपके 93 आयरन एटम्स के साथ कंबाइन करके ये कंपाउंड बना रहे हैं। अब आउट ऑफ 93 आयरन एटम्स कुछ हमने रिप्लेस किए आयरन +2 किससे, आयरन +3 से, यानी फेरस को रिप्लेस किया फेरिक से। तो हमने लेट कर लिया, फेरिक को हमने लेट कर लिया X, और फेरस आपका कितना आ जाएगा 93 माइनस X। अब ओवरऑल चार्ज इक्वल होना चाहिए, तो इसका मतलब कंपाउंड तभी न्यूट्रल होगा। अब हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, क्या आ जाएगा 3 इंटू एक्स, क्योंकि Fe+3 था ना, वो हमने कितना लेट किया हुआ था X, 3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 93 माइनस X, किसके बराबर होगा ये, 2 इंटू 100 के बराबर। ऑक्साइड के ऊपर 2 नेगेटिव चार्ज है ना। अब इसको आप कैलकुलेट करोगे, क्या आ जाएगा 3x प्लस 186 माइनस 2x इज इक्वल टू 200। यहां से ये आ गया x, ये प्लस है सिंपल, माइनस मत समझ लेना, x प्लस 186 इज इक्वल टू 200। x की वैल्यू आ गई 14। आउट ऑफ 93 एटम्स 14 आपके +3 वाले हैं। परसेंटेज निकाल सकते हैं, +2 निकालना चाहो +2 भी निकालोगे, बट हमें तो डायरेक्टली क्या चाहिए, परसेंटेज निकालनी है ना। तो परसेंटेज ऑफ आयरन प्रेजेंट एज Fe+3 यही निकालना था। 14 आपके आ गए, डिवाइड बाय 93 इंटू 100, ये वैल्यू आपकी आ गई 15%। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तभी मैंने कहा था फेराइड्स, FeO, इनके स्ट्रक्चर सब पता होने चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई यूरिया हैज शार्प मेल्टिंग पॉइंट बट ग्लास डज नॉट। ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट किसके होते, क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेस के, और एमॉर्फस के शार्प नहीं होते। तो बस सिंपल, यूरिया आपका क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है इसलिए, और ग्लास आपका क्या है, एमॉर्फस। देयरफॉर मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि यूरिया क्रिस्टलाइन सब्सटेंस है इसलिए इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है, लेकिन ग्लास एमॉर्फस है इसलिए इसका शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपको डिफेक्टिव एक क्रिस्टल दिया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो X प्लस Y नेगेटिव ऑल्टरनेट है। यहाँ पे एक जगह Z+2 है और एक जगह ये ब्लैंक है, वेकेंट साइट है, ठीक है, क्लियर हो गया। पहली चीज इसमें पूछी, पहले आया हुआ है CBSE में 2017 में, पहली चीज पूछी है इस तरह के क्रिस्टल के लिए, डिफेक्टिव क्रिस्टल के लिए डिफेक्ट का आपको टर्म देनी है। दूसरा क्या है, व्हाट इज द रिजल्ट व्हेन XY क्रिस्टल इज डोप्ड विद Z+2 इम्प्यूरिटी। तो आपको पता है कि ये जो इस तरह के डिफेक्ट आप क्रिएट करते हो, वेकेंट साइट आ गई, इसको हम क्या कहते हैं, टर्म इसकी होती है डोपिंग। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा, डोपिंग, मतलब इम्प्यूरिटी ऐड करना। सेकंड क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द रिजल्ट व्हेन XY क्रिस्टल इज डोप्ड विद Z+2 इम्प्यूरिटी। अब आप देख सकते हो इसकी +2 इसका चार्ज है, बाकी सबका कैटायन का 1 है, तो यानी 2 X आपको हटाने पड़े, है ना, तभी एक Z+2 आया। तो इसकी वजह से क्या हो गया, कैटायन वैकेंसी क्रिएट हुई। कैटायन वैकेंसी क्रिएट होगी तो उससे क्या होगा, हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। तो सेकेंड के पार्ट पे क्या आ जाएगा, रिजल्ट इज क्रिएशन ऑफ इसकी कैटायन वैकेंसीज। कैटायन वैकेंसीज क्रिएट हो गई, जिसकी वजह से आप देख सकते हो क्या लिखेंगे हम, 2x प्लस आर रिप्लेस्ड बाय Z+2, ये आप क्रिस्टल से देख सकते हैं। इसकी वजह से दिस लीड्स टू हायर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक्चुअली अप्लाइड पार्ट पूछा जाता है। आपने जो पढ़ा है, ये तो चलो बड़े इजी क्वेश्चन आ गए, सिंपल डायरेक्ट, बट अदरवाइज अप्लाइड पार्ट पूछा जाता है, जो आपने पढ़ा उसको कैसे अप्लाई करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर व्हाइल दैट ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी दोनों के केस में, मेटल के लिए भी और सेमीकंडक्टर, लेकिन एक के केस में डिक्रीज हो रही है टेम्परेचर के बढ़ाने से और एक में इंक्रीज। उसका कारण क्या है, मेटल्स के केस में जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, कर्नल्स यानी कि जो पॉजिटिव आपके वो कैटायंस होते हैं, दे स्टार्ट वाइब्रेटिंग, हिंड्रेंस कॉज करेंगे, हिंड्रेंस कॉज करेंगे यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उसकी वजह से क्या होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएगा, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन सेमीकंडक्टर्स के केस में क्या होता है, मोर इलेक्ट्रॉन्स कैन शिफ्ट फ्रॉम वैलेंस बैंड टू कंडक्शन बैंड, जिसकी वजह से कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी। तो क्या लिखोगे आप इसके लिए आंसर, इन केस ऑफ मेटल्स। ये मैं सारे आंसर्स शॉर्ट में लिख रही हूँ क्योंकि जस्ट डिस्कस होना चाहिए, इसलिए मैंने डिस्कस कर दिया। विद इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर
kernels start vibrating. This causes hindrance and offers resistance to the flow of electrons. So electrons मैंने शॉर्ट में लिख दिया. So conductivity क्या हो जाएगी? Decrease. In case of semiconductors, with increase of temperature, more number of electrons can shift from valence to कंडक्शन बैंड. इसकी वजह से क्या हो जाएगा? कंडक्टिविटी इंक्रीज. ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? आयंस ऑफ NaF एंड MgO ऑल हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेज इनके ऑलमोस्ट सेम है, दिए हुए हैं. तो इनके मेल्टिंग पॉइंट्स डिफरेंट क्यों हैं? अब इसका आंसर क्या है? दोनों के केस में जैसे MgO में क्या होगा? दोनों आयंस में क्या होगा? 2 यूनिट्स ऑफ चार्ज है. लेकिन NaF के केस में क्या है? 1 यूनिट ऑफ चार्ज है ना, चाहे प्लस है चाहे नेगेटिव है. इसकी वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का फर्क पड़ जाता है. तो यानी MgO में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है. ये क्वेश्चन भी ऑलरेडी पहले आया हुआ है, यहाँ मेंशन करना भूल गई मैं. तो इसका आंसर लिख देते हैं. इन MgO बोथ आयंस कैरी 2 यूनिट्स ऑफ चार्ज, बट इन NaF ईच आयन कैरीज 1 यूनिट ऑफ चार्ज. तो क्या हो जाएगा इससे? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन इन MgO आर स्ट्रॉन्गर, देयरफॉर मेल्टिंग पॉइंट्स आपके आर डिफरेंट. एक का ज्यादा है बहुत, एक का कम. नेक्स्ट क्वेश्चन आपने ट्राई करना है. असर्शन रीजन टाइप है. पैक असर्शन क्या दिया हुआ है? पैकिंग एफिशिएंसी इज मैक्सिमम फॉर FCC स्ट्रक्चर. रीजन क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12 इन FCC स्ट्रक्चर. असर्शन रीजन में सबसे पहले दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ा करो, देखो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं या दोनों ही गलत हैं, एक सही है एक गलत है. अगर दोनों करेक्ट हैं तो उसके बाद एक्सप्लेनेशन देखी जाती है. 4 ऑप्शन जो आपकी दी होती है उसमें यही होता है, या तो दोनों आपके ट्रू होते हैं या दोनों फॉल्स होते हैं ना, या फिर क्या होता है? दिया होता है बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, या ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, या फिर क्या दिया होता है? बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. तो आपने जो आपको दी हुई है ये स्टेटमेंट दी होती है वो बहुत ध्यान से पढ़नी होती है. सो आप इसको ट्राई कीजिएगा. ये हम नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे. और इसके अलावा नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है, जो आपके आए हुए हैं पहले कॉम्पिटिशन्स में. और जो 2 टॉपिक्स हमारे वो भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. सो दैट्स इट गाइज. आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं. लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. और जिन लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज सब्सक्राइब कीजिए. एंड जितने ज्यादा हो सके वीडियो स्प्रेड करें. फेसबुक पेज को भी ज्वाइन करें, फॉलो करें, क्योंकि वो एक न्यू एंट्री है इस चैनल में. बाकी दैट्स इट. कीप वॉचिंग माई वीडियोज. थैंक यू.